चलो जी, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में एक वैरायटी का क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। वैसे अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है, हमने देखा है कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में वो आपसे दो वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर तो वो क्या पूछेगा आपसे, या फिर तो आपसे वो ये पूछेगा कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसको अपोर्शन कैसे करवाया जाए प्रोडक्ट्स में। अरे हाँ या ना। या फिर तो आपसे ये चीज़ पूछेगा, या फिर वो आपसे ये पूछेगा कि इस प्रोडक्ट को हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देना चाहिए या फिर इसको हम कब बेचें, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। नालायक को देखिए ना वीडियो की, नहीं देखी? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वाले बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सारी वीडियोस देखी है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वालों को ही पढ़ा रहा हूँ मैं फिर। अब वेरी गुड, सबने देखी है, सबने देखी, इन्होंने 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 देख ली। चलो ठीक है, तो हाँ, ये हमने देखा दो वैरायटी के क्वेश्चन। दूसरे वैरायटी का मैंने क्या बोला कि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इसे बेचें या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दें। तो वो कंपैरिजन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो कंपैरिजन पॉसिबल कैसे हो पाएगा जब आपके पास सब कुछ दे रखा हो। जब आपके पास क्या दे रखा हो, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू, मतलब कि सेलिंग पॉइंट पे अगर आप, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर आप बेचो तो कितने में बिकेगा, ठीक है। और अगर आप इसे कब बेचो, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो तो कितने में बिकेगा, ठीक है। इसकी फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी आने वाली है, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह कितने आने वाले हैं, और जॉइंट कॉस्ट में से इसका पोर्शन कितना होने वाला है। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत? हाँ, तो वो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। पर यहाँ पर मैंने एक वैरायटी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे आपको यही बताना है कि हमें ये रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स को, ए को, बी को और सी को हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देना चाहिए या फिर इसे हम कब बेचें, इसे हम बेचें हमारे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको जॉइंट कॉस्ट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको सेल्स वैल्यू दे रखी है, दो टाइम पे आपको सेल्स वैल्यू गिवन है। पहली कब गिवन है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें तो ए कितने में बिकेगा, 1.5 लाख में, बी कितने में, 240 में, सी कितने में, 70 में। क्लियर है क्या ये? हाँ। और बात करें सेपरेशन पॉइंट की, मतलब कि आप इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर बेच दें तो कितने में बिकेगा, 80 में, 1.5 में और 50 में। आपको सिर्फ ये दे रखा है। दूसरी चीज में आपको बोल रखी है क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर आप करते हैं, अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आएंगे, 20,000 के। तो अगर स्प्लिट ऑफ पे ही बेच है तो कितने आएंगे, ये 15,000 आएंगे। कह रहे ये। दूसरी चीज क्या, बी के लिए 30,000 सेलिंग एक्सपेंसेस कब, फर्दर प्रोसेस करने के बाद, और इसके लिए 20 स्प्लिट ऑफ पे। सी के लिए अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद तो सेलिंग एक्सपेंसेस 12 के और ये कितने का, 7,000 का। क्लियर। एंड द लास्ट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है आपको, कितनी कितनी है, 30, 80 और 35। क्लियर है ये। तो इसमें आपको ये बताना है अब कि ए स्प्लिट ऑफ पे बेचें या फिर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें, बी को स्प्लिट ऑफ पे बेचें या फर्दर प्रोसेस करने के बाद, सी को स्प्लिट पे बेचें या फर्दर के बाद। तो क्या आप इसमें से मुझे पता लगा के बता सकते हो कि किसको कब बेचा जाए? ठीक है, सेल्स में से ये और ये लेस कर दूं, अलग अलग कर दूं, ठीक है। किससे? क्या आप लोग ये पता लगा पा रहे हो थोड़ा? अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ग्राफ में बना के देख लो आप कि अगर इसमें बेचें, अगर हम स्प्लिट ऑफ पे अगर बेचें तो बिकेगा कितने में, 80,000 में। अरे हाँ या ना। और यहाँ पर खर्चा कितने का आएगा, 15,000 के एक्सपेंस आएंगे। पर अगर आप इसको बेचो कहाँ पे, फर्दर प्रोसेस करने के बाद, तो बिकेगा कितने में, 150 में बिकेगा। अरे हाँ या ना। और खर्चे कितने आएंगे, 20,000 तो सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे आपके, 20,000 विल बी योर सेलिंग एक्सपेंसिव, और ये फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट भी तो आएगी, वो कितनी है, 30,000। क्या जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे अभी कोई रोल प्ले कर रही है?
क्योंकि अगर बोला जाए ज्वाइन कॉस्ट के लिए तो यहां पर बेचोगे तो ज्वाइन कॉस्ट उतनी ही रहेगी और यहां पर बेचोगे तब भी ज्वाइन कॉस्ट का पोर्शन तो उतना ही रहेगा। तो ज्वाइन कॉस्ट दोनों जगह क्या है, कॉमन, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक ऐसी कॉस्ट जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं करती है उसको हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, संक कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ज्वाइन कॉस्ट का कोई रोल है यहाँ पे अभी नहीं, आपको बस यहाँ पे बताना है। हाँ जी, सेपरेशन पॉइंट पे सही आएगा आपके हिसाब से। आप क्या बोल रहे हो कि हमें यहाँ पे कहाँ बेचना चाहिए इसको, सेपरेशन पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ पर आपका फायदा कितना हो रहा है, 65,000 का, और यहाँ पे तो फायदा कहाँ पर है आपको फिर, 65 ही लिखा मैंने, परसेंटेज क्यों निकालनी है, प्रॉफिट ज्यादा कहाँ पे हो रहा है आपको, यहाँ पे आप सिर्फ 65,000 कमा रहे हो, यहाँ पर आप 1 लाख कमा रहे हो। अरे हाँ या ना, ज्वाइन कॉस्ट तो फर्क नहीं कर रही ना आपकी। ज्वाइन कॉस्ट मान लो, ज्वाइन कॉस्ट है 40, फॉर एग्जांपल ज्वाइन कॉस्ट का पोर्शन कितना है इसका, 40। तो यहां पर अगर बेचोगे तो अल्टीमेट कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 25,000 का। अरे हाँ है ना, अगर आप इस पॉइंट पे बेच रहे हो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक आप बिकेगा कितने में, तो सेल्स हो गई आपकी 80,000 रुपीज की। खर्चे कौन कौन से, एक तो ज्वाइन कॉस्ट का पोर्शन कितना हो गया, वो 40 का, और सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं क्या यहाँ पर, हाँ कितने के हैं वो, 15 के। तो खर्चे कितने, 55,000 के खर्चे, और सेल्स कितने की, 80 की। तो फायदा कितने का होगा आपको, 25 का ही हो रहा है ना, 55,000 के खर्चे और 80 का ही है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 25,000 का आ जाएगा। क्लियर है ये, पर हम सोच रहे नहीं, आप फर्दर प्रोसेस करेंगे हम इसको। तो 40 तो खर्चा आपका किसका, पोर्शन और ज्वाइन कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 30,000, कॉस्ट कितनी हो गई 70, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के 20 के, कॉस्ट कितने की हो गई 90 की। कितनी कॉस्ट हो गई आपकी, 90 की कॉस्ट हो गई आपकी। बिकेगा कितने में, 1.5 लाख में। तो 1.5 लाख माइनस 90, 60,000। कहाँ पे मजे आ रहे हैं ज्यादा, यहाँ पे मजा आ रहा है ना। कंपनी 60,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कंपनी क्या बोलेगी, अरे करो ना फर्दर प्रोसेस, क्या दिक्कत है। यहाँ पे ही बेचोगे तो कितने कमाओगे सिर्फ 25,000, वहां पे कमाओगे कितना 60,000। जस्ट 4 नहीं, हाँ 4 टाइम तो नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ऐसा नो। तो अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन कॉस्ट को इग्नोर करूँ, एक बार ज्वाइन कॉस्ट को मैं क्या करूँ, इग्नोर करूँ, तो क्या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है 65 का प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 लाख का प्रॉफिट। तो बेटर कौन सा है कि इसे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है जी, एक ये तरीका है, और एक तरीका जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको वो क्या है, यहाँ पर हम जो कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फर्क देखेंगे रेवेन्यू में और कॉस्ट में। किसमें डिफरेंस देखेंगे हम लोग, रेवेन्यू में और कॉस्ट में। हम बोल रहे हैं अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचोगे तो 80,000 की सेल, फर्दर प्रोसेसिंग में बेचोगे तो 1.5 लाख की सेल। तो रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हो रहा है, 70,000 का। क्लियर है क्या, ये रेवेन्यू में इंक्रीज कितना है 70,000। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी किसको नींद आ रही है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको हम, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ये कैसे निकलती है आपकी, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हम ज्यादा कितना रेवेन्यू होगी हमें, कितनी रेवेन्यू ज्यादा होगी हमें 70,000 की। इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ या फिर सेपरेशन, जैसे भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का। ठीक है, अगर बात करें हम ए के लिए, ए प्रोडक्ट के लिए, तो ए के लिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है 150 माइनस 80, कितना हो गया ये 70,000 रुपीज का। क्लियर है क्या, ये कोई दिक्कत। दूसरा आप देख लें
खर्चों में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस में कितना इंक्रीमेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्लियर है क्या? ये खर्चा कितना है आपका, यहाँ पे सिर्फ 15 का, यहाँ पे कितना हो रहा है 50 का। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है 35,000। ठीक है जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है 35,000। तो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट का अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें आप चाहें एक चीज, तो ज्वाइन कॉस्ट जो है वो इग्नोर हो जाएगी पूरी, क्योंकि ज्वाइन कॉस्ट दोनों में ही जगह पे ही आपकी आने वाली, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी 15,000 आ रही है। क्या आ रही है आपकी 15,000। और टोटल कॉस्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये तो फर्दर कॉस्ट है ही सही, सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने हैं 20,000 के, तो कॉस्ट कितने की हुई आपकी 50,000 की, तो लेस करें तो कितना 35,000। क्लियर है यहाँ पर ये चीज। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है आपका, इसको हम ये बोलते हैं, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो आपको क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करने के बाद आपको प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी हम बात कर रहे हैं क्या, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसका मतलब क्या, ये पॉइंट कैसा है आपका इनडिफरेंट, मतलब कभी भी बेच दो, स्प्लिट ऑफ पे बेचो या फिर फर्दर प्रोसेसिंग में, बात एक ही रहेगी इसमें। दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज लेस देन, तो फिर आप कहां पे बेचो इसे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही आप इस प्रोडक्ट को बेच दीजिए। तो ये आपका हेल्प करेगा किसमें, आपकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, चेक करें ये, अब हर जगह चेक करें। चलो ये है आपका पहला केस ए के लिए, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितनी 70,000, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी 35,000, कौन ज्यादा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, पहला केस हो गया। कहां पर बेचना चाहिए इसको, फर्दर प्रोसेसिंग में। और मैंने आपको ये वैसे भी समझाया था, तो आपका भी आंसर वही था कि सब फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचिए, क्योंकि पहले तो हमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 25,000 का, बाद में कितने का हो, नहीं पहले हमें प्रॉफिट हो रहा है 65,000 का, क्योंकि हमने ज्वाइन कॉस्ट इसमें कंसिडर नहीं करी थी। तो प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो रहा था 65 का, वहां पर हमें हो रहा था पूरे 1 लाख का। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो हम लेते हैं अब बी को, किसको लें हम लोग, बी को। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना 240 माइनस 150, हाँ या ना, कितना हो जाएगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो अगर बी के लिए हम लोग बात करें, अब बी ले लें यहाँ पे, ये ए हो गया आपका, अब बी ले लें क्या, चलिए अभी हमने चेक करा यहाँ पर कितना आ रहा था ए के लिए, ए आ रहा है आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 70 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट 35। अब बात करें बी के लिए, बी के लिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कितना हुआ ये, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर देखें तो वो कितना है 80, तो ये लगेगी और 20 ये, तो 1 लाख की कॉस्ट तो यही आ जाएगी, और वहां पे कितने की आ रही है, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, 80 और 30, 80 और 30 जोड़ेंगे आप 1,10,000, और टोटल कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ ये 20, ज्वाइन कॉस्ट को हम लोगों ने क्या कर रखा है, इग्नोर कर रखा है। ये भी कितना आ रहा है, मतलब दोनों बराबर ही है, हाँ है ना, इंडिफरेंट है, कभी भी बेचो आप। ठीक है, वैसे भी चेक कर रहा हूं आपको एक बार, कैसे सर, ये है आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट और ये है आपका फर्दर प्रोसेसिंग वाला,
अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचते हो तो कितने में बिकेगा? 1.5 लाख में। अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 1.5 लाख में। और यहाँ पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? जॉइंट कॉस्ट को अगर इग्नोर करें तो सिर्फ कॉस्ट आएगी 20 की। तो आप प्रॉफिट यहाँ पे कितना कमा रहे हो? 1,30,000 का। फिर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप इसको फर्दर प्रोसेस करोगे तो बिकेगा कितने में? 240 में। और कॉस्ट कितनी कितनी आएगी? 30 ये और 80 है। कितनी कॉस्ट आ गई? 1,10,000 की कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना? 130। तो आप क्या बोलोगे? कहीं भी बेचो, प्रॉफिट तो हम एक ही कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? डिसीजन मेकिंग हुई। ठीक है, अब यही रोल आप लोगों को प्ले करना है अपनी लाइफ में कि सर अगर यहाँ पे बेचे तो इतना प्रॉफिट, यहाँ पर बेचे तो इतना प्रॉफिट। तो आप इसको कहाँ पर बेचना चाहोगे? बताइए। कहीं पे भी बेच दो। सर अगर यहाँ के कस्टमर मिल रहे हो तो यहाँ पे बेचो, अगर इसके कस्टमर हो तो इन कस्टमरों को भी बेचो। क्लियर है ये? चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट किसको लेके है आपका? सी को लेके। अगर हम सी के लिए बात करें तो सी के लिए क्या है? देखिए, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकाले पहले। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है? 70,000 की। और स्प्लिट ऑफ कितना है? 50। तो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हुआ? 20,000 का। टोटल कॉस्ट अगर देखी जाए तो 12,000 ये और 35,000 ये। कितनी कॉस्ट आएगी आपकी? 47,000। और यहाँ पे हम दे रहे हैं -7,000। तो इस केस में क्या हुआ? कहाँ बेच दें आप? स्प्लिट ऑफ पे बेच दें। ठीक है, चाहे तो वैसे चेक कर लें आप लोग। अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचते हैं तो कितने का बिकेगा? 50,000 का। कॉस्ट कितनी आएगी? सिर्फ और सिर्फ 7,000। तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे आप यहाँ पे? 43,000 का। अगर आप इसको पूरा प्रोसेस करने के बाद बेचें तो ये कितने का बिकेगा? 70,000 का। कॉस्ट कितनी कितनी आएगी? 35 और 12। 35 और 12 तो प्रॉफिट कितने का? 23,000 का। कहाँ पर फायदा हो रहा है? स्प्लिट ऑफ। तो स्प्लिट ऑफ पे बेचो आप। क्लियर है? तो नहीं, ये वाला तो अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी, इसलिए हमें ये समझ में आ रहा है। पर हो सकता है कि बाई चांस वो आपसे कभी ऐसे करके ही पूछे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये निकल कैसे रहा है, क्यों हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाला बेटर है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने माइंड में आप ये बना लें ऐसा कि भाई इसमें इतने का बिकेगा, खर्चा इतना होगा तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट, और यहाँ पे इतना तो यहाँ पे इतना तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो निकाल लें बाद में आप इसको। क्लियर है ये? चलो चलिए, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट हम लोग देख रहे थे। अभी तक जो हमने सीखा है ये सब हमने किसके लिए सीखा है? ये सारी चीजें अभी तक हमने करी हैं सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट के लिए। बाय प्रोडक्ट का क्या? तो बाय प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? कचरा। क्या होता है वो? कचरा। गन्ने वाला एग्जाम्पल हो गया, कतरन वाला एग्जाम्पल हो गया आपका पिकअपरों का। ठीक है ना? वो क्या होता है? कचरा होता है। पर कभी कभी ये जो आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं इसकी भी क्या होती है? मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के बिहाफ पे कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो मालिक है वो अपने बाय प्रोडक्ट को भी अच्छा प्रोडक्ट मानता है और उसकी मार्केट में अच्छी कमर्शियल वैल्यू है, तो वो उसको फर्दर प्रोसेस करके फिर क्या करेगा? मार्केट में सेल करेगा। तो अगर बाय प्रोडक्ट को भी फर्दर प्रोसेस करा जा रहा है तो भाई बाय प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट तो निकाल ही लोगे आप लोग कि इसकी इतनी कॉस्ट है अपने बाय प्रोडक्ट की, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी आपकी, और जितने में सेल कर रहे हो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये? पर अगर अपना मालिक अगर उसको क्या माने? कचरा माने। क्या माने? स्क्रैप माने। तो स्क्रैप भी बिकेगा तो सही मार्केट में। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपका ये क्या चला यहाँ से? एक सिंगल प्रोसेस, ये प्रोसेस चला आपका। यहाँ से क्या हो गया? आपके 3-4 प्रोडक्ट निकल के आ गए। एक आपका पहले मेन प्रोडक्ट है, एक आपका हो गया ज्वाइंट प्रोडक्ट, और एक है आपका बाय। तो पहले तो हमें इस ज्वाइंट कॉस्ट को इन तीनों में क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा ही जाएगा। जो आपका क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट है, वो भी मेन प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट करा जाएगा उसको भी, तो वो भी किस में जाएगा? आपका फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा। बात करें आप किसकी? बाय प्रोडक्ट की।
तो बाय प्रोडक्ट के पास अपना पोर्शन तो आ गया इसके पास कि मेरे पे इतना खर्चा करा है इन लोगों ने, वो पोर्शन तो आ गया इसके पास। अब इसका ट्रीटमेंट देखना है आपको कि क्या इसको फर्दर प्रोसेस करें या यहीं पे बेच दें। ठीक है, इसको फर्दर प्रोसेस करें या फिर यहीं पे बेच दें। अगर यहीं पे बेच दोगे तो कुछ रुपए तो आएंगे, कुछ रुपए तो आएंगे। तो जितना इस पे खर्चा करा और जितने इससे कुछ रुपए आए उसको क्या कर देंगे आप लोग, नेट कर देंगे। मान लीजिए इसका पोर्शन आया 10,000 का, इसका ज्वाइन कॉस्ट में पोर्शन कितना आया 10,000 का, और ये बिका है मार्केट में सिर्फ 8,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए का खर्चा तो इस पे से नहीं वसूल हो पाया ना, तो ये हम क्या करेंगे कि हम चार्ज कर देंगे कॉस्टिंग पीरियड में, क्योंकि 2,000 का क्या हुआ है, हमें ये लॉस हुआ है। ठीक है जी, हाँ। और अगर फायदा हुआ है तो अच्छी बात है, ये भी कहाँ चला जाएगा आपका, कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। फायदा नुकसान जो भी है सब वो कहाँ जाएगा, आपका कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। पर अगर वो बोलता है कि नहीं हम इसको भी फर्दर प्रोसेस करेंगे, तो ये इसकी अपनी कॉस्ट है ही, फर्दर प्रोसेस भी करो और कॉस्ट आ गई, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं वो भी आ गए। अब इनको कितने में बेच रहे हो आप, उतने में बेच दो आप। क्लियर है ये, कोई दिक्कत आपको इसमें? चलिए, कल आपको जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। कल मैं आपको सर्विस कॉस्टिंग के भी नोट्स दे दूंगा और कल मैं आपको बैच कॉस्टिंग के भी नोट दे दूंगा। हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के भी दे दूँ आपको, दे। ठीक, अगर नोट कर लिया तो उसके नोट्स हैं नहीं कुछ वैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, मतलब वो वैसा ही रहेगा आपका, जैसे मैंने एग्जांपल से करवाया ना आपको, वो वैसा ही रहेगा आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके ऐसे कुछ प्रिसाइज नोट्स है नहीं बनने के लिए। जैसे कॉस्ट शीट है तो उसमें तो फॉर्मेट है, उसमें आपका बस वो कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर वाली वो चीज़ें हैं आपके उसमें। चलिए, तो हम आपकी बुक पे आ रहे हैं, हम ये वाली बुक जो है आपकी, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं, मेरे पास तो इलस्ट्रेशन नंबर 34 है। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। XY लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए, क्या बनाती है ये? ए क्या बनाती है? ए प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। विच यील्ड्स 2 बाय प्रोडक्ट्स B and C। द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो पता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग घर से अपने जॉइंट ले लेके आ रहे हो, ऐसे नशे में धुस से हो रहे हो बिल्कुल। अभी पीछे गाना चला दे ना। चलो, द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ पीरियड वर ₹8,200। क्या मालिक, जॉइंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 8,200 के। द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आर 33। ये गंदा लगता है मेरे को 33.33% वाला। नहीं, वो हम लेंगे पर पूरा वही कैल्सियम है, 33.333333%। 25% है, 15% रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। परसेंटेज किस पे दे रखी है? किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। सेल्स पे किस पे दे रखी है? वेरी गुड, एक बच्चा नहीं बोला बस, सेल्स पे। ठीक है, तो प्रॉफिट किस पे दे रखा है आपको? सेल्स पे दे रखा है। कॉस्ट पे निकालना आता है? निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ता, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स अगर दे रखी होगी तो फिर हमें नहीं निकालना। Subsequent expenses are, what do you mean by this subsequent expenses? Subsequent expenses, मैं क्या नींबू वीबू लेके आऊँ थोड़ा आप लोगों के लिए, कम करना हो तो थोड़ा। What do you mean by subsequent expenses? फर्दर एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट मतलब फर्दर। ठीक है जी। जॉइन कॉस्ट तो आई गई, कितनी आ गई वो? 8,200। जॉइन कॉस्ट कितनी आपकी? 8,200। ठीक है, उसके बाद 3 प्रोडक्ट निकले A, B और C। अब उनकी अपनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो A में कितना लगा? 450 रुपये खर्चा हुआ है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? एक ही 450। बी की कितनी है? 325। सी की कितनी है? अब बिका कितने में? सेल्स कितने में हुए? अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस, बांटो बांटो। कौन से मेथड से बांटे सर? रिवर्स कॉस्ट मेथड। कैसी बत्तियां गुल हो रही हैं।
रिवर्स कॉस्ट मेथड से बटेगा ये, मैंने ना खून कर देने हैं अब। रिवर्स कॉस्ट मेथड में बटेगा, क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पे सेल्स है आपके पास, सेल्स है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं बस। मैं तो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ हूँ। आप लोगों का टेस्ट है मालिक, कब कब है? थर्सडे को आपका टेस्ट है प्रोसेस ऑफ मटेरियल का, पता नहीं कब देखोगे आप लोग वीडियो ये तो मैसेज पे भी एक बार डाल दूंगा। और कैपिटल गेन का टेस्ट है आपका सैटरडे को। अमेंडमेंट आ गया है अभी, थर्सडे कर दिया उसको। देखो किसी भी एक प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए, इसकी अपने क्या होगा, इसका अपना पोर्शन होगा किसमें, पोर्शन इन जॉइंट कॉस्ट जो भी है, फिर इसकी अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर इसके अपने सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर इसका प्रॉफिट अगर ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, सेल्स के बराबर आएगा। आपने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के कितने मेथड देखे हैं? कुल मिला के 8 मेथड देखे हैं आपने। सर्वे मेथड हमने नहीं देखा, वो नहीं है सर्वे मेथड, मतलब वो बहुत थ्योरेटिकल वाला है तो वो नहीं करना हमें, ठीक है। सर्वे मेथड, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले देखा एवरेज यूनिट मेथड, एवरेज मेथड के बेसिस पे, फिजिकल यूनिट मेथड पे देखा आपने। क्या यहाँ पर ए बी सी की फिजिकल यूनिट दे रखी है आपको? नहीं दे रखी, ठीक है। तो एवरेज भी नहीं निकल पाएगा जब यूनिट सी गिवन नहीं है। फिर हम बात करें मार्केट वैल्यू के कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, क्या उसके बेसिस पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो फिक्स के बारे में कुछ है ना वेरिएबल के बारे में कुछ है, हाँ या ना। फिर हम बात करें किसको लेके, आपकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, दो मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेपरेशन एंड एट द टाइम ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्या उसके बेसिस पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर हम आए किस पे, आपके सबसे पहले हम लोग आए एनआरवी पे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। उसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, पर इसमें तो प्रॉफिट है क्वेश्चन में, अरे हाँ या ना। फिर आया आपका रिवर्स कॉस्ट मेथड, इसमें सारी चीजें हैं। और फिर लास्ट है आपका कौन सा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, तो वो भी किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेथड जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा आपका। अब हम अगर सब चीज ही भूल गए, हमें नहीं पता एक भी, तो क्वेश्चन की बातों को देख के क्या हमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा? सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, ये नहीं दे रखा तो होंगे ही नहीं, ये नहीं दे रखा तो होंगे ही नहीं, अगर दे रखे हैं तो है, ठीक है जी, ठीक है जी, नहीं दे रखा तो वो है। बात करें किसकी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर ये तो अपने आप निकल आएगा, ये फिर किस खेत की मूली हुई, ठीक है। हम निकालते हैं किसके लिए, पहले ए के लिए। ए का सेल्स वैल्यू कितना है, 6000। अब मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, बट हम थोड़े प्रोफेशनल हो गए हैं अब, तो एग्जाम में हम इसको एक्सेल फॉर्मेट में दिखा के आएंगे। समझ में आ रही है बात? प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, पता ही नहीं हमें, आपको दे रखा है सेल्स का 33.333333% प्रॉफिट है आपका, 2000 आ गया, 1999.999 आ रहा होगा आपका, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 2000। क्या क्वेश्चन में आपके सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं? नहीं दे रखे। कहां दे रखे? ये सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक है जी, ये सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है आपके, ठीक है। ये कितने, ये 0 होगा, ये हटाई दिया मैं इसको। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है क्या, 450, तो ये निकल आएगा क्या, ठीक है। ये सब इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ रहा है, 3550। तो आपने जब इसको कैलकुलेट करा होगा तो बैलेंसिंग फिगर से ये आ गया 3550, ठीक है जी। अब ऐसे ही आप लोग बी के लिए निकालें और सी के लिए निकालें, देख के नहीं बताना,
एग्जाम में काम नहीं आएगा ना ये टैलेंट, फिर वो कहेगा दोबारा हो, आपका टैलेंट हमें अच्छा लगा, आप दोबारा आओ, वो ऐसा करेगा वो। ये बच्चा 2 से, अब इसके लिए एक चीज कर सकते हो आप, सर क्या टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 8,200, 19,700। ये हो गया, पोर्शन हो गई कॉस्ट। अरे बिल्कुल बिल्कुल बनता है, बनता है। आ गया तो तुम ही पेपर देख आओगे। ये मैंने पेपर दे दिया है, 60 को भी इसमें से मार्क्स दे देना। ठीक है, कोई भी क्लियर है ये? चलो बढ़िया, सारे ही बढ़िया है। तो ये हुआ है आपका कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 34। ठीक है, एग्जाम में आप लोग इसे कैसे प्रेजेंट करके आएंगे जी? एग्जाम में आप लोग इसको एक्सेल फॉर्मेट में प्रेजेंट करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। देखो ये हम सब करते थे 10वीं 11वीं 12वीं में, और आपने स्कूल लेवल में कर ली ये वाली चीज़। पर अब आप एग्जाम भी जो दे रहे हो कैसे दे रहे हो, थोड़े प्रोफेशनल लेवल के दे रहे हो, तो फिर प्रेजेंटेशन भी कैसे होगी आपकी, प्रोफेशनल लेवल की। MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सब चीज़ों को यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में आपका यहाँ पर ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आ गए, A, B और C हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप लिख दें सेल्स, इसमें से लेस में दिखा दें आप क्या क्या, प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पोर्शन इन जॉइंट कॉस्ट। ठीक है जी, चलो आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का CMA की मॉड्यूल का हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं अब, इलस्ट्रेशन नंबर 35। सर आप है ना, ये हमें बस ऊपर ऊपर से बता दो, हम करके लेके आएंगे। नहीं नहीं बच्चों, आपसे नहीं होगा। सर नहीं, आप हमें बस ऊपर ऊपर से बता दो। ठीक है। अ केमिकल प्रोसेस, अ केमिकल प्रोसेस, जब हम एक केमिकल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से यील्ड का मतलब क्या होता है जी, आउटपुट आना, पैदावार बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पैदावार, कुछ चीज उत्पन्न होना। यील्ड का मतलब आउटपुट, व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। ठीक है, 60% ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस एज मेन प्रोडक्ट, मतलब कि मालिक क्या बोल रहा है, जितना माल आप डालते हो उसका 60% तो क्या होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया है ए, तो मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है, ए। ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट बी, तो बी जो है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट, मतलब कि कचरा, कितना % है वो, ये वो वाला कचरा नहीं है, लगान वाला। ठीक है ना, 15% क्या है आपका। ठीक है, और प्रोसेस से कितना है, और 5% तो उनका क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। ठीक है जी, तो अगर हम माल डालें 100, मैंने 100 kg डाला, तो 60 तो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट, 15% बाय प्रोडक्ट बी, 20% बाय प्रोडक्ट सी, और 5% कचरा। ठीक है, द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन द प्रोसेस इज एज फॉलोज। क्या वो ये चीज समझ में आई आपको कि कैसे ये एब्जॉर्ब होंगे रॉ मटेरियल वगैरह ये सब। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स half the raw material required for 1 unit of product B। समझ में आई लैंग्वेज? ये आप 6th 7th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते थे आप। इफ द एज ऑफ दिस पर्सन इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ दिस पर्सन एज। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से क्या बात बोली गई है कि बी को जितना रिक्वायर्ड है अपनी 1 यूनिट को बनाने के लिए, बी को जितना लगेगा उसका आधा सी को लगेगा अपनी 1 यूनिट को बनाने में। पढ़े आप लाइन, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा, आधा लगेगा। किसका आधा लगेगा, हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। अब बी को कितना लगेगा वो हमें नहीं पता, आप बात समझ रहे हो क्या? बी की 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा वो अभी हमें नहीं पता है,
बस हमें ये पता है फॉर एग्जाम्पल अगर बी की 1 यूनिट को बनाने में 2 kg लगेगा तो सी की 1 यूनिट को बनाने में उसका आधा, तो 2 का आधा तो 1 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? सबको क्लियर है? गगन क्लियर है? ठीक है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम्स द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। ये आई गणित समझ में? तीनों का लिंक दे दिया उसने आपका, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से। क्लियर है ये? सी का संबंध, ए का संबंध बी से, मतलब अगर बी का सी से तो सी का बी से तो हो गई ना फिर। ठीक है, चलो जी। यहां पर क्या बोला गया, आपको बोला गया है 1 यूनिट। सी की 1 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? उतना लगेगा जितना बी की 1 यूनिट को बनाने में लगेगा, आधा लगेगा। और ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम्स द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। तो बी को जितना लगेगा ए में कितना लगेगा उसका? 1.5। अगर मैं बी का बोलूं कि बी की रिक्वायरमेंट है वो है कितनी? x। ये क्लियर सबको? इफ आई से कि बी को अपनी 1 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए? x। तो ए को कितना लगेगा और सी को कितना लगेगा? क्लियर है ये? चलो जी आगे बढ़े अब हम। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स double the time needed for the production of 1 unit of B and 1 unit of C। ठीक है जी, ए को कितना लगेगा? मतलब डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूं अगर B की 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं कितने? Y, तो C कितना लेगा? Y का हाफ। अरे हाँ है ना। और A कितना लेगा? डबल किसका? दोनों का। चेक करो। प्रोडक्ट A रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट A एंड B। ठीक है जी, ये क्लियर है क्या चीज? अरे हाँ या ना? ठीक है जी। ओवरहेड्स आर टू बी एब्सॉर्ब। कितना अच्छा है ये वाला, ये वाला तो हो जाएगा सिंपल ऐसा। ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब होंगे? 6:1:1 में। कॉस्ट डेटा आपको दे रखा है, इनपुट आपने कितना डाला है? 1000 यूनिट ऑफ कॉस्ट 4600। ठीक है जी, हाँ जी सर। डायरेक्ट लेबर कितना है? 4100 और ओवरहेड्स कितने हैं आपके? 6000। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द अबव प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे आपने टोटल मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना करा है? इसके टुकड़े हुए होंगे A, B, C और वेस्ट। ये दोनों कौन है? बाय 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 बाय। ये दोनों कौन है आपके? बाय बाय। ये कौन है आपका? MP। बहन थोड़ी आएंगे, ये क्या है आपका? MP। ठीक है, 60%। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब ये 600 यूनिट्स। B कितना हो जाएगा? ये समझ में आया कैसे निकला आपको? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रेट दे रखी है। ए जो है वो प्रोडक्ट का कितना? 60%, ये 15%, ये 20% और ये वेस्ट जो है वो कितना है आपका? 5% है। ठीक है जी। तो इनमें ही क्या होने वाली है? जॉइंट कॉस्ट जो है बटने वाली है। तो इनकी जॉइंट कॉस्ट बांटने के लिए यहाँ पे हम एक टेबल बना लें। A, B, C और वेस्ट में चाहो बांटो, वरना नहीं चाहो तो मत बांटो, कोई दिक्कत नहीं है वेस्ट में। ठीक है, क्योंकि उसने आपसे कहा भी है, नहीं बोल रखा उसने ऐसा कुछ। तो आप उसमें चाहो तो बांटना, नहीं चाहो तो मत बांटना। ठीक है। खर्चे कौन कौन से हुए हैं जी?
मटेरियल खर्चा हुआ है, अरे हाँ या ना, लेबर का खर्चा हुआ है, ओवरहेड का खर्चा हुआ है, और कोई है नहीं। चलो ये खर्चे कितने कितने, ये है 4600 का, ये है 4100 का, और ये 6000 तो उसने बोल दिया कैसे बांटना है। इसका रेशो दे रखा है 6:1:1 बांटे। पहले वाले का 750 छोड़ो ही छोड़ो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं किसको लेके, मटेरियल को लेके, ठीक है, यही आपका मेन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और चलो यहाँ पे अगर हम ये अज्यूम कर लें, लेट सपोज बी की एक यूनिट को बनाने में एक ही रॉ मटेरियल लगता है, समझ में आया क्या? बी की एक यूनिट को बनाने में आपका मटेरियल कितना लगेगा, आपका 1 ही लगेगा, ठीक है जी, कितना लगेगा, वो 1 ही लगने वाला है आपका। तो यहाँ पर 150 को बनाने में कितना लगा होगा, 150 लगा होगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैंने क्या बोला, लेट एज्यूम कि बी की एक यूनिट को बनाने में एक मटेरियल ही लगा होगा, ठीक है जी। तो बी बने कितने, तो पूरा लगा कितना होगा 150, इसका आधा किसका हो जाएगा, किसका हो गया ये सी का, और इसका 1.5 ये किसका हो गया आपका ए, इसका रेशो निकाल लेंगे हम। समझ में आई क्या चीज बोली मैंने, क्लियर है? इसको क्या निकाल लेंगे आप लोग, रेशो निकाल लेंगे। करें इसको रेशो, फाइव से जा रहा है ये 25 के टेबल से जा रहा है, सारी ये वैल्यूज 25 के टेबल में आती है ना। हाँ, ये 9 बार, ये 3 बार, और ये 6 बार, ये और कट रहा है 1:2:3 में, ठीक है जी, 1:2:3 में बच जाएगा ये। तो ऐसे नहीं बांटना आपको, ये मत को, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो बढ़ेगा कैसे 3:2:1, क्योंकि ए का कितना है 3, बी का कितना है 2, और सी का कितना है 1। मतलब 0.5, वो ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज समझ में आई कैसे करा, यहाँ पे आपने अज्यूम कर लिया कि मान लो भाई इसको बनने में एक ही लगता है, तो इसकी यूनिट कितनी बनी होगी, 150 को बनाने में एक ही लगा होगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 और 1.5, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें। चलो इसको बांटे, कितना आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ जी, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसने हमसे क्या बोल रखा है कि भाई रॉ मटेरियल दे रखा है उसने कि एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो सी और ए के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन है, ये किसके पॉइंट से दे रखी है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है आपको, बी के। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ, लेट सपोज बी की एक यूनिट को बनाने में एक रॉ मटेरियल लगता है, कितना लगेगा, एक। तो यहाँ पर अगर एक लग रहा है तो सी में कितना लगेगा, बी का आधा, मतलब 1 का आधा कितना हुआ 0.5, मतलब यहाँ पर एक यूनिट को बनाने में आधा रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। बात करें ए की, तो ए में कितना, बी का 1.5 मतलब 1.5, तो यहाँ पर एक यूनिट को बनाने में 1.5 रॉ मटेरियल लगेगा। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखें यहाँ पे ए की आपने टोटल बनाई कितनी है 600, तो 600 को बनाने में कितना, एक को बनाने में 1.5, तो 600 को बनाने में कितना 900। बी की अगर हम बात करें तो बी की आपने बनाई कितनी 150, एक को बनाने में 1,
तो 150 को बनाने में 150। बात करें सी की एक को बनाने में आधा, तो 200 को बनाने में 100। तो इसका आप रेशो निकालेंगे A/B/C में कितना आ जाएगा, 900/150/100। ठीक है जी। तो इसको आप देखें, ये 10 के टेबल से कट हुआ तो 19, 50 और 10। ये अब जा रहा है आपका 5 के टेबल से 3:2:18। तो 18:3:2 में ये खर्चा जो है वो A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। क्लियर है ये? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आर्स को लेके उसने दे रखा है। ठीक है जी, हाँ या ना, आर्स को लेके उसने दे रखा है। उसने बोला है आपसे ये C, ये B और ये A। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है 1 यूनिट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? 1 यूनिट के रेस्पेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी है। ठीक है, बोला गया है आपको कि A जो है वो डबल टाइम यूज करेगा, किसका? B का भी और C का भी। B का भी डबल और C का भी डबल। तो B का जो होगा B/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो बताता हूं आपको। फिर आपको बोला गया प्रोडक्ट C रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B। इसमें कितना लगेगा? आधा। तो मैं यहां पर भी ये अज्यूम कर लेता हूं कि B की 1 यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता होगा। कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब C में कितना लगेगा? इसका आधा, मतलब कि 0.5 आवर्स लगेंगे। और बात करें A की, तो A में क्या? B का भी डबल और C का भी डबल। तो B का डबल 1/2, 2। हाँ, ऐसे कर लो आप, इन दोनों को ऐड करके ×2 कर दो आप। ठीक है, क्लियर है? और फिर प्लस इसका भी डबल, तो 0.5 का डबल 1, मतलब कि इसमें कितने घंटे लगेंगे? 3। तो 1 यूनिट को बनाने में 3 घंटे, 1 यूनिट को बनाने में 1 घंटा और 1 यूनिट को बनाने में 0.5। तो आपने बनाई कितनी है? तो 1 यूनिट को बनाने में अगर 3 घंटा, तो 600 को बनाने में 1800 घंटे। 1 यूनिट को बनाने में 1 घंटा, तो 150 को बनाने में 150, और अगर 1 को बनाने में तो ये 100। तो ये क्या हो गया आपका रेशो? अगर देखा जाए तो A/B/C में आपका हो गया 1800, 150 और 10। ठीक है जी, 100। क्लियर है ये? कोई दिक्कत क्या इसमें? चलिए, तो कितना कितना हो जाएगा ये? 15, 10 और 180। तो इसको सॉल्व करने पे 36:3:2। तो जो लेबर के खर्चे हैं वो कैसे बढ़ जाएंगे? 36:3:2 में बढ़ जाएंगे आपका। ठीक है जी। तो ऐसे आपकी जॉइंट कॉस्ट जो है वो अपोर्शन हो जाएगी A में, B में और C में। वेस्ट का हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेस्ट तो वेस्ट है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। चलिए, अगर हम बात करें अब आपके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, जो है कौन सा? 36। तो 36 आपसे क्या बोल रहा है वो देखें आप। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूं। 36 में प्रोसेस चला, उसके बाद आपके 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट निकल के आए। आपके कितने आए? ठीक है जी, कोक, कोल तार, बेंजोल, सल्फेट ऑफ अमोनिया और गैस। कितना कितना निकल के आया वो दे रखा है आपको। ये कितना निकल के आया? 1420 ये निकल के आया, 120 ये निकल के आया आपका, 22 ये निकल के आया, 26 ये निकल के आया आपके। कुल मिला के कितना निकल के आए हैं? 2000। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो, पर ज्वाइन कॉस्ट तो दे नहीं रखी हमें। ज्वाइन कॉस्ट दे रखी है इसने? नहीं दे रखी। द प्राइस ऑफ द कोल इज रुपीज। अच्छा, ये निकले कहां से? ये निकले कहां से? तो यील्ड इन LB ऑफ रिकवर्ड प्रोडक्ट्स पर टन ऑफ कोल। प्रोडक्ट्स पर टन ऑफ कोल। द प्राइस ऑफ कोल इज ₹80 पर टन। ठीक है जी, द प्राइस ऑफ कोल इज ₹80 पर टन। द डायरेक्ट लेबर एंड द ओवरहेड कॉस्ट टू द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ तक लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट कितनी वो दे रखी है। मतलब यहां पर आपके पास तीनों की कॉस्ट आ गई ना। मटेरियल कितना हो गया? 80 पर टन। लेबर कितना हो गया? और ओवरहेड कितना हो गया? 40 और 60 पर टन ऑफ कोल। ठीक है,
कैलकुलेट द मटेरियल लेबर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। वेट के बेसिस पे आपको क्या करना है, बांटना है। तो टोटल कितना है ये 2000, तो जॉइंट कॉस्ट निकाल लोगे आप, कितनी आ जाएगी 2000 इंटू 80 मटेरियल की आ गई, आ गई 2000 इंटू, चलो आप ऐसे कर लो, अगर आप यहां से निकाल रहे हो तो रेस्पेक्टिवली आपके वैसे ही निकल जाएंगे वो पूरे। कैसे कैसे निकल जाएंगे, आपने डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कराए क्या, आपने ऐसे मल्टीप्लाई कराया आपने, अरे ये चीज समझ रहे हो क्या आप लोग, अगर डायरेक्ट कर लो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का टोटल आ तो 2000 ही रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, एक बार करो आप इसको, 2000 इंटू 40, सॉरी 2000 इंटू 80, ये हो गया आपका मटेरियल का। 2000 इंटू 40, ये हो गया आपका लेबर का। और 2000 इंटू 60, ये हो गया आपका ओवरहेड का। ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 4,40,000, ये आपकी कॉस्ट आ गई, यस और नो। अब आप क्या करें, 4,40,000 इंटू डिवाइड बाय 2000 इंटू 1420, टोटल तीन 60 डिवाइड बाय 2 इंटू 1420, कितना आ रहा है